नमो नमः फ्रेंड्स। आज हम अपने ध्वनि परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि परिवर्तन किसे कहते हैं? ध्वनि परिवर्तन बदलते समय के साथ जब किसी शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम ध्वनि परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ध्वनि परिवर्तन भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते हैं। प्राचीन युग से चले आने वाले शब्दों का परिवर्तन ध्वनि परिवर्तन कहलाता है। आधुनिक युग में हम उसका भिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। प्राचीन काल में कुछ शब्दों का हम आधुनिक युग में भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं, उसे हम ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। यह भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है जैसे ह्रस्वीकरण का दीर्घीकरण हो सकता है, दीर्घीकरण का ह्रस्वीकरण हो सकता है, अल्पप्राण के स्थान पर महाप्राण का उपयोग कर सकते हैं, महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से ध्वनि परिवर्तन हो सकते हैं। तो हम आइए एक एक करके समझते हैं ध्वनि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ध्वनि परिवर्तन वैसे तो 10 प्रकार के होते हैं। पहले मैं नाम बता देता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है आगम, दूसरा है लोप, तीसरा है विपर्य, चौथा है समीकरण, पांचवा है विषमीकरण, छठवा है मात्रा भेद, सातवां है सघोषीकरण, आठवां है अघोषीकरण, नौवां है महाप्राणीकरण तथा 10वां है अल्पप्राणीकरण, 11वां है उष्मीकरण, 12वां है अनुनासिकीकरण, 13वां है संधि तथा 14वां है भ्रामक उत्पत्ति। इसी तरह क्रम में हम पढ़ते हैं एक एक करके विस्तार से सभी को। पहला है आगम। जब किसी शब्द में कोई स्वर, कोई व्यंजन या कोई अक्षर शब्द के आदि में या मध्य में या अंत में जुड़ जाए तो उसे कहते हैं आगम। आगम ध्वनि परिवर्तन। आगम ध्वनि परिवर्तन के कुछ उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। आगम ध्वनि परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं जैसे ओष्ठ, ओष्ठ से होठ, ओ के स्थान पर ह का आगम हो जाएगा तो इसे कहेंगे हम अक्षर आगम। अक्षर आदि में अक्षर का आगम हो गया तो ये आगम का उदाहरण है। इसी प्रकार साप से श्राप, श्राप, स के बाद र का आगम हो गया मध्य में तो इसे मध्य में कहेंगे श्राप, साप से श्राप बन गया। वधु से वधूटी, टी का आगम हो गया अंत में तो इसी प्रकार आगम का उदाहरण है। आगम से ध्वनि परिवर्तन इस प्रकार होते हैं। दूसरा प्रकार है लोप। आगम के ठीक विपरीत लोप होता है मित्रों। जैसे शब्द के किसी वर्ड का, किसी अक्षर का जब लोप हो जाता है तो उसे हम लोप के कारण ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे इसके भी 3 प्रकार के हो सकते हैं लोप। जैसे आदि स्वर का लोप हुआ तो आदि स्वर लोप, मध्य स्वर का लोप हुआ तो उसे मध्य स्वर लोप तथा अंत में स्वर का लोप हो जाता है तो उसे अंत्य स्वर लोप भी कहते हैं। जैसे सूची से सुई बनना, सूची से सुई बनना में च का लोप हो गया और सुई बन गया तो इस प्रकार लोप से भी ध्वनि परिवर्तन होते हैं। तीसरा प्रकार है मित्रों विपर्य। जब किसी शब्द में न तो ध्वनि का आगम होता है न ही उनका लोप होता है, फिर भी ध्वनि में परिवर्तन बदल जाता है। कैसे ध्वनि शब्दों में परिवर्तन हो जाता है? परस्पर स्थान बदल कर जो परिवर्तन होता है उसे हम विपर्य कहते हैं मित्रों। जैसे ससुर से सुसर बनना, ये है विपर्य का उदाहरण। पागल से पगला बनना, इसमें स्वर का परिवर्तन हो रहा है मित्रों। पागल में प में आ की मात्रा पा लगा है पागल में, और उसी तरह ध्वनि परिवर्तन पगला हो गया, पगला अ का लोप होकर वो आगे जुड़ गया। इसी प्रकार इसी विपर्य ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के ध्वनि परिवर्तन को विपर्य ध्वनि परिवर्तन कहा जाता है। तीसरा तो पढ़ लिए हम विपर्य। चौथा है समीकरण। समीकरण जब शब्द में साथ साथ विद्यमान दो भिन्न भिन्न ध्वनियों में से एक अधिक शक्तिशाली होने के कारण दूसरे को अपने जैसा बना लेती है तो उसे समीकरण कहते हैं। जब यह 2 ध्वनियों का समीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए संस्कृत से प्राकृत अग्नि आग तथा वल्कल से बक्कल बना है। अग्नि से प्राकृत, संस्कृत अग्नि शब्द से बना है आग मित्रों। आग, अग्नि, आग है ना, इसमें ध्वनि परिवर्तन हुआ है मित्रों। इसे हम समीकरण कहते हैं। वल्कल से बक्कल, व के स्थान पर ब का इस प्रयोग हो गया, इसे हम कहते हैं विपर्य। समीकरण ध्वनि परिवर्तन कहते हैं मित्रों। समीकरण ध्वनि परिवर्तन कहा जाता है। वल्कल से बक्कल बनना, व ज़्यादा शक्तिशाली है तो व को अपने जैसा बना ली है तो इसे वल्कल से बक्कल बनना, इसे भी समीकरण ध्वनि परिवर्तन कहते हैं मित्रों। इसी प्रकार विषमीकरण। विषमीकरण कैसे होता है? समीकरण के विपरीत जब शब्द के साथ साथ आने वाली 2 समान ध्वनियाँ असमान विषम हो जाती है, जो समान ध्वनियाँ हैं जो असमान विषम हो जाती है उसे विषमीकरण कहते हैं। उसे ध्वनियों को विषमीकरण होना कहा जाता है। उदाहरण कंकण से कंगन, कंकण से कंगन बनना,
कंकण में कण शब्द गण बन गया है, इसे हम विषमीकरण कहते हैं। दो स्वर का दोनों अक्षरों का परिवर्तन हो गया मित्रों, इसे हम विषमीकरण कहते हैं। छठवां प्रकार है मात्रा भेद। जब शब्द में विद्यमान कोई ह्रस्व मात्रा बाद में दीर्घ मात्रा तथा दीर्घ मात्रा बाद में ह्रस्व मात्रा हो जाती है तो इसे मात्रा भेद कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम समझते हैं। मात्रा भेद तो आप समझ ही रहे होंगे, इधर उधर का मात्रा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे संस्कृत के पुत्र शब्द से बना है पूत तथा आषाढ़ शब्द से बना है आषाढ़, आषाढ़ से बना है आषाढ़। यहाँ मात्रा आ का परिवर्तन हो गया अ में, तो आषाढ़ से बन गया आषाढ़। इसे हम मात्रा भेद के कारण ध्वनि परिवर्तन होना कहते हैं। सातवां सघोषीकरण। जब शब्द में विद्यमान कोई अघोष ध्वनि बाद में सघोष हो जाए तो उसे सघोषीकरण कहते हैं। सघोष और अघोष वर्ण के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सघोष अक्षर और अघोष अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे मित्रों। अभी केवल इतना समझ लेते हैं कि सघोषीकरण, जब कोई अघोष ध्वनि बाद में सघोष हो जाए उसे हम कहते हैं सघोषीकरण। शकुन से सगुन का बनना, क अघोष शब्द है, ग बन गया तो उसे हम कहेंगे सघोषीकरण। इसके कारण भी ध्वनि में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के ध्वनि परिवर्तन को हम कहते हैं सघोषीकरण। इसके विपरीत है अघोषीकरण। सघोषीकरण के विपरीत जब पहले से विद्यमान कोई सघोष शब्द अघोष हो जाए तो उसे अघोषीकरण कहते हैं। एकदम आसान है ये तो। जैसे कोई उदाहरण देखते हैं, मद द जो है वो है घोषीकरण शब्द, उसको हम मदत्त करके ध्वनि परिवर्तन मदद के रूप में भी यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं मदत्त। तो द का त में परिवर्तन यानी घोष शब्द का अघोष में परिवर्तन, इसे हम अघोषीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नौवां प्रकार है ध्वनि परिवर्तन का महाप्राणीकरण। जब शब्द में विद्यमान कोई अल्प प्राण ध्वनि बाद में महाप्राण ध्वनि हो जाए, जैसे संस्कृत में गृह से घर, परशु से फरसा, वेश से भेष आदि शब्दों को महाप्राणीकरण के कारण ध्वनि परिवर्तन कहा जाता है। जैसे गृह ये है अल्प प्राण ध्वनि मित्रों, उसका परिवर्तन हो गया है महाप्राण ध्वनि में घर। आप चाहे तो ऐसा चेक भी कर सकते हैं, गृह में अपने मुंह में ऐसा हाथ रखिए और गृह शब्द बोल के देखिए तो आवाज़ आपके हवा कम निकलेगा, और घर शब्द बोल के देखिए, घर में जब ज़्यादा हवा निकलेगा मित्रों। यहाँ से ऐसे देखना है गृह घर में ज़्यादा मित्र तो महाप्राणीकरण हो गया। महाप्राणीकरण में अंदर से हवा ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा प्राण लगते हैं। तो इसका हम चेक करने के लिए एक विधि बता रहे थे, बस और कुछ नहीं है। और इसका उदाहरण हमने देख लिया। महाप्राणीकरण के कारण जो ध्वनि परिवर्तन होता है, मदद से मदत नहीं यहाँ पर सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। महाप्राणीकरण गृह से घर, परशु से फरसा, वेश से भेष आदि। और इसी प्रकार 10वां आता है अल्प प्राणीकरण। महाप्राणीकरण के विपरीत जब कोई शब्द में कोई विद्यमान ध्वनि महाप्राण से अल्प प्राण हो जाए तो उसे अल्प प्राणीकरण कहते हैं मित्रों। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। सिंधु से हिंदू, सिंधु हिंदू रख के देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। सिंधु से हिंदू है इसका उदाहरण, और भगिनी से बहिन आदि इसके उदाहरण है। इसे अल्प प्राणीकरण के कारण ध्वनि परिवर्तन कहा जाता है। 11वां है ऊष्मीकरण। ऊष्मीकरण क्या होता है मित्रों? जो ध्वनि पहले ऊष्म नहीं थी किंतु बाद में ऊष्म हो जाए तो उसे ऊष्मीकरण कहते हैं। किंतु वर्ग की कुछ भाषाओं में क के स्थान पर श का उपयोग किया जाता है। इसे उपयोग के कारण परिवर्तन हो जाता है, किंतु वर्ग की कुछ भाषाओं में ऐसा परिवर्तन होता है। इसे हम ऊष्मीकरण के नाम से जानते हैं। 12वां परिवर्तन होता है अनुनासिकीकरण। अनुनासिकीकरण जो ध्वनियाँ पहले अनुनासिक नहीं थी लेकिन बदलते समय के कारण अनुनासिक हो गई है, उसे हम अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। अनुनासिक के कारण ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। जैसे सर्प हो गया, सर्प को सांप कहते हैं ना, जानते हैं? सर्प को सांप कहते हैं। सांप नाक से निकलने वाली अनुनासिकीकरण ध्वनि हो गई वो। श्वास से सांस, श्वास से सांस, अश्रु से आंसू, आंसू। सुनिए ना, ऐसा ध्वनि परिवर्तन इसके कारण होता है, उसे हम अनुनासिकीकरण के कारण ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। संधि। और 13वां प्रकार आ गया संधि। जब दो ध्वनियाँ परस्पर मिल जाती हैं अर्थात संधि रहित ध्वनियों में संधि हो जाती है। जैसे अवतार से अवतार, बैन से बैन
ये सब संधि के कारण परिवर्तन है, इसे हम संधि के कारण ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार जब दो शब्द एक दूसरे के बाद उच्चारित होते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम तथा द्वितीय शब्द की आदिम ध्वनियों में भी संधि हो जाती है। जैसे रमा प्लस ईस, दोनों अलग अलग नाम हैं, दोनों को संधि करेंगे तो रमेश ऐसा बन जाता है, तो ये भी अलग नाम हो गया। इसे संधि के कारण परिवर्तन कहा जाता है। संधि के वैसे 3 भाग होते हैं, अभी बता देते हैं, विस्तार से हम कभी और बाद में अध्ययन करेंगे। अच संधि होती है, हल संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। और 14वां प्रकार है भ्रामक व्युत्पत्ति। ऐसा अज्ञानवश किसी अन्य भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में मनमाने ढंग से गढ़ते हुए उनमें अपनी भाषा की ध्वनियों का प्रयोग करना। जैसे अरबी इंतकाल से हिंदी में अंतकाल का यूज़ करना, अंग्रेजी लाइब्रेरी से हिंदी में रायबरेली। अज्ञान के कारण जो भ्रामक व्युत्पत्ति होती है उसे भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण ध्वनि परिवर्तन होना कहा जाता है। जैसे लाड से हिंदी क्या लाट, ऐसा सब अज्ञानवश जो परिवर्तन होते हैं ध्वनि बदलते समय के साथ, वही रीति चलते हुए बाद में उसका असली वर्ड, असली शब्द लुप्त हो जाता है और बाद में वही भ्रामक व्युत्पत्ति वाले शब्द प्रचलित में हो जाते हैं, तो वही से सीखते हैं। इसे भ्रामक व्युत्पत्ति वाले भ्रामक शब्द कहते हैं। तो भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण होने वाली ध्वनि परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही हम ध्वनि परिवर्तन के बारे में समझे हैं। ध्वनि परिवर्तन के 14 प्रकारों का अध्ययन किया है तथा हमने जाना है कि ध्वनि में परिवर्तन कितने अलग अलग प्रकार से होते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं। नमो नमः। आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नए नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमो नमः।